सो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 2। ठीक है गाइस, इसमें हम स्टार्ट करेंगे कूलम्स लॉ वगैरह और एंड में पहुंचते पहुंचते आज की टॉपिक में कोशिश करेंगे कि इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस तक हमारा कंप्लीट हो जाए। ठीक है गाइस, तो लास्ट क्लास के डिस्कशन तक हमने ये सीख लिया था कि सर चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि वो एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, फोर्स। ठीक, तो कूलम्स का एक लॉ आया जिसने ये बताया कि अगर दो चार्जेस रखे हैं तो वो अगर एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं तो उनकी डायरेक्शन, उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ओके गाइस, तो अब देखिए, जैसे कि सपोज करिए आपने दो चार्जेस मान लिए Q1 Q2 और आपने मान लिया कि वो दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो आप सबको पता है कि ये वाला Q2 इस पे Q1 पे इस तरह फोर्स लगाएगा और Q1 Q2 पे इस तरह फोर्स लगाएगा, है ना। अब देखिए बच्चों, हमसे गलती कहाँ होती है, हम बेसिक्स पे थोड़ा सा ध्यान नहीं देते। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये जो Q2 है इस Q1 पे इस तरह फोर्स लगाएगा, इसको लिखेंगे कैसे। एक बात बताओ बच्चों, Q1 पे फोर्स लगा कौन रहा है, Q2, यानी कि इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे F12 से। F12 का क्या मतलब है सर, F12 का मतलब है फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। यस और नो बच्चों, F12 का मतलब है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। बच्चों ये सब छोटी छोटी चीजों पे हम ध्यान नहीं देते और बाद में जाके जेई जैसे मतलब क्वेश्चंस आ जाते हैं जेई में कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होती है, वेक्टर वगैरह में आ जाता है और ऐसी रिप्रेजेंटेशन होती है, हमको समझ में नहीं है 1 2 2 1 है क्या। तो बच्चों Q1 पे चार्ज कौन लगा रहा था, Q2। तो Q1 पे चार्ज अगर Q2 लगा रहा था फोर्स, तो बेसिकली Q1 पे फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, F12, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2। सिमिलरली Q2 पे जो फोर्स लग रहा है Q1 की वजह से, उसको लिखेंगे हम लोग F21। इसका मतलब सर फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। आपने कहा ठीक है सर, ये तो हमें समझ में आया कि वो इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको उधर रिपेल करेगा, बट सर इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो कूलम्स लॉ का कहना था कि दे रिपेल और अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। यानी ये दोनों एक दूसरे को उस फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इनके चार्जेस का प्रोडक्ट। ओके गाइस, ठीक, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। आपने कहा ओके सर, ठीक। तो यहां से बच्चों प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा k, और जो फोर्स हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा आपका k Q1 Q2 अपॉन r², where k is Coulomb's constant और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। जो k की वैल्यू होती है बच्चों, k कैन बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ठीक। तो अगर आपने सपोज कर लिया कि दो चार्जेस रखे हैं, एक कूलम का +1 कूलम +1 कूलम, उनके बीच के डिस्टेंस है 1 मीटर, तो बच्चों फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा आपका k की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁹ Q1 Q2 1 × 1 डिस्टेंस 1 का स्क्वायर। बच्चों k की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। चार्ज की यूनिट सबको पता है बच्चों क्या होती है, कूलम इंटू कूलम, यानी कूलम का स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस मीटर का स्क्वायर। मीटर स्क्वायर कट गया, कूलम स्क्वायर कट गया, यानी कि फोर्स जो आया बचा है 9 × 10⁹ न्यूटन। यानी कि मतलब फोर्स की यूनिट आपको क्या लेनी है, न्यूटन। या पहले से भी जानते हो, बट ये सारी चीजों को नोट कर लो बच्चों, बेसिक जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नोट इट डाउन। तो गाइस ज्यादातर जो क्वेश्चंस आएंगे ना आपको, उसमें चार्जेस जो होंगे वो माइक्रो कूलम में दिए होंगे, तो आपको उसको कूलम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻⁶ से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ओके गाइस, अब चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और थोड़ी सी k के बारे में, k की डायमेंशंस वगैरह के बारे में डिस्कशन करते हैं। मैंने आपको बताया k जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बताया 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम का स्क्वायर। मैंने ये बताया आपको, ठीक। कुछ कह रहे हो कि सर ये 4 तो चलिए पता है कांस्टेंट है, पाई भी पता है 3.14, व्हाट इज दिस। अभी डिस्कशन होगा विस्तार में इसका, टेंशन नॉट बच्चों, टेंशन नॉट बिल्कुल। लेकिन पहले बात कर लेते हैं किसकी, इसकी अभी बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं इसकी डायमेंशन की, ऑफ k। ओके बच्चों, k के डायमेंशन की बात करते हैं। तो बच्चों डायमेंशन बच्चे बहुत इजीली ऐसे स्किप कर देते हैं, स्किप नहीं करना चाहिए बेटा, छोटे छोटे चीजों को भी ध्यान देना चाहिए। अब देखिए जो फोर्स होता है आपका वो क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन r²। तो यहाँ से बच्चों ये आपका F = k, ये इधर आएगा Fr² अपॉन Q1 Q2 = k। यस और नो। अब फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास, फोर्स क्या होता है बच्चों, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की डायमेंशन m,
एक्सेलरेशन जो होता है बच्चों वो क्या होता है, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि एल टी की पावर -2। बच्चों कोई डाउट तो नहीं, सबको पता है ना, जो डिस्टेंस होती है उसकी डायमेंशन को लेंथ में लिया जाता है, सेकंड की डायमेंशन को टी में लिया जाता है। आर जैसे बच्चों डिस्टेंस, उसकी डायमेंशन को किस में लिया जाता है, लेंथ में लिया जाता है, उसका होल स्क्वायर। Q इज इक्वल्स टू आई टी एम्पेयर इंटू टाइम, AT ये मैंने क्लास की स्टार्टिंग में भी बताया था बच्चों। तो यहां से अगर आप इसको एक साथ लेके आओगे सबको, तो इसको कैसे लिख सकते हैं सर, m वैसे का वैसे ही रहेगा बच्चों, ये l इंटू एल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, l का क्यूब, t की पावर -2। बच्चों ये नीचे भी t का स्क्वायर है तो वो ऊपर आएगा तो हो जाएगा -2, और ऊपर ऑलरेडी -2 है तो -2 -4, यानी कि -4 a इंटू ए स्क्वायर, तो जब ऊपर लेके आएंगे तो हो जाएगा a की पावर -2। ये हो गई बच्चों इसकी डायमेंशन। ठीक है बच्चों, अब इसको हम लोग थोड़ा सा पहले आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा धीरे धीरे। फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं आपको बताना चाहूंगा व्हाट इज दिस, बहुत अच्छे से बताएंगे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। ये जो है ना बच्चों, इसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सो व्हाट डू यू मीन बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, हमें समझ में नहीं आया सर। ओके बच्चों, इसका मतलब है कैपेबिलिटी ऑफ वैक्यूम टू परमिट इलेक्ट्रिक फील्ड्स। नोट करिए बच्चों, नोट करिए। तो बच्चों देखिए, हम लोग भागेंगे नहीं, पहले समझेंगे व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट। मैंने आपको बताया तो कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और या बोले तो कैपेबिलिटी ऑफ वैक्यूम टू परमिट इलेक्ट्रिक फील्ड्स। लेकिन क्या रियलिटी में आपको समझ में आया होगा ना, आई डोंट थिंक सो। अब देखिए सर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होता है सर, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए बच्चों, थोड़ा रिलेट करते हैं। एक चार्ज रखा होता है, वो दूसरे चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल कैसे कर सकता है, कोई जादू है क्या? आप अपने फ्रेंड को अपने पास पकड़ के खींच सकते हो या उसको धकेल सकते हो, इतनी दूर खड़ा उसको ऐसे कैसे अपने आप हवा में थोड़ी ना आपसे खींचा चला आएगा, आप उसको पकड़ोगे तभी तो आएगा वो। तो ये कैसे हो गया सर जादू कि क्यू ने क्यू को अपनी तरफ खींच लिया या रिपेल कर लिया, ये जादू कैसे हो गया सर, ये कैसे पॉसिबल है? कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो हमें दिखाई नहीं दे रही। एग्जैक्टली, ये जो चार्ज होते हैं ना, अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड्स को निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ये अभी आने वाले अपकमिंग टॉपिक्स में बच्चों। तो आपने कहा सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स का मतलब क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा। देखिए बच्चों, मैं एग्जांपल से रिलेट करता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारा एग्जाम का जब रिजल्ट आता था तो हमें अपने फादर के रूम में घुसने से डर लगता था, क्योंकि हमारा रिजल्ट पुअर था। तो घुसने में क्यों डर लगता था पापा वाले रूम में? क्योंकि जहां पापा बैठे होते थे उनके चारों तरफ एक डर का माहौल होता था। इसी वजह से हमें कमरे में एंटर करने में डर लगता था, क्योंकि पता है जैसे एंटर करेंगे एक आध फोर्स तो पड़ना तय है। उसी तरह से वो हमें डर का माहौल दिखाई नहीं देता था, बट एग्जिस्ट करता था। उसी तरह से बच्चों, अगर एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, अभी आगे बताएंगे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, सब बताएंगे, बट अभी आप ऐसा समझ लो एक चार्ज है वो अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करके रख देता है, जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज एंटर करेगा तो उस पे इसका उसको असर महसूस होगा, ये उस पे फोर्स पक्का लगाएगा। अगर अच्छा रिजल्ट आया तो आ बेटा तुझे प्यार दूं, प्यार पास बुलाएगा, अगर बुरा आया तो ले थप्पड़ दूर भगाएगा। हाँ या ना? आपने कहा अच्छा सर चलिए थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। यानी ये फील्ड्स, वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स का मतलब अगर चार्ज रुका है तो अपने चारों तरफ एक इमेजिनरी जो हमें दिखाई नहीं देती फील्ड बनाएगा, जिन फील्ड्स की वजह से वो दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सकता है, या पास बुलाएगा या दूर। ठीक, तो सर ये एप्सिलॉन नॉट है क्या? कैपेबिलिटी ऑफ वैक्यूम टू परमिट इलेक्ट्रिक फील्ड्स। एक वैक्यूम की कैपेबिलिटी कि वो अपने अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड्स को पास होने दे। अभी बेसिक्स के लिए इतना बहुत है, अभी धीरे धीरे आपको और क्लियर होगा। तो बात करते हैं बच्चों, हम लोग बात करते हैं इसकी यूनिट्स की और थोड़ी सी वैल्यू की। तो अगर इसकी वैल्यू की बात करें बच्चों, तो जो k होता है वो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसे एप्सिलॉन नॉट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 पाई k। अब बच्चों पाई की वैल्यू 3.14, k की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9, और यूनिट क्या हो जाएगी उल्टी, उसके लिए न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, इसकी हो जाएगी कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे बच्चों आएगा 8.85 × 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये तो हो गई बच्चों इसकी वैल्यू। अब बात करते हैं डायमेंशन की।
डायमेंशन की बात करें बच्चों तो क्या होता है बच्चों, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां से K को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। थोड़ा और अच्छे से इसको लिख दें, F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन नॉट उधर जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी Q1 Q2 अपॉन 4 पाई FR स्क्वायर। यस और नो बच्चों। अब कूलम की डायमेंशन, कूलम होता है एम्पेयर इनटू टाइम, यानी कि A इनटू T की डायमेंशन। Q इज इक्वल टू IT बच्चों, याद करिए IT बताया हुआ है मैंने, ठीक। 4 पाई इज अ कांस्टेंट फोर्स बच्चों, पिछले में बताया मास इनटू एक्सेलरेशन, m एक्सेलरेशन का LT का -2, यानी कि डिस्टेंस को L से, टाइम को T से, सेकंड जो हमने बताया था मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है बच्चों। R का मतलब है डिस्टेंस, डिस्टेंस की डायमेंशन लेंथ और उसका स्क्वायर। तो बच्चों इसको जब हमने साथ में लिया तो बच्चों m ऊपर आएगा तो m की पावर -1, यस और नो। A इंटू A की पावर 2, T इंटू T का स्क्वायर, और बच्चों T की पावर -2 ऊपर आ जाएगा तो वो नीचे वाला -2 वो भी +2 हो जाएगा, यानी ऊपर हो जाएगा T की पावर 4। इतना क्लियर बच्चों। अब बचा आपका लेंथ, अगर आप देखो तो नीचे लिखा हुआ है L का क्यूब, तो ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा L की पावर -3। तो ये हो गई बच्चों इसकी डायमेंशन। अगर MKS सिस्टम में बात करें बच्चों, MKS सिस्टम में, तो MKS सिस्टम की बात करें अगर, तो ये हो गया m की पावर -1 A का स्क्वायर। अगर MKS सिस्टम में बात करें तो बच्चों m का मतलब मास, यानी कि kg की पावर -1, एम्पेयर वैसे ही रहेगा, टाइम का मतलब सेकंड की पावर 4, लेंथ का मतलब मीटर की पावर -3। नोट इट डाउन बच्चों। तो बच्चों अभी तक हम जितने भी चार्जेस को डील कर रहे थे वो चार्जेस हमारे एयर में रखे थे, या बोले तो वैक्यूम में रखे थे। यानी कि सर दो चार्जेस थे Q1 Q2, उनके बीच की डिस्टेंस R थी, उनके बीच में जो फोर्स लग रहा था वो क्या लग रहा था, KQ1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। अगर मैं ये बोलूं बच्चों यही Q1 और Q2 को मैं किसी मीडियम में डाल दूं, किसी मीडियम का मतलब किसी पानी के अंदर, किसी अदर सब्सटेंस के अंदर डाल दूं, किसी भी मीडियम के अंदर कहीं भी, तो प्रैक्टिकली फील करो अगर आपको फ्रेंड हवा में थप्पड़ मारे और पानी के अंदर थप्पड़ मारे तो आप बताओ आपको फोर्स ज्यादा कहां लगेगा। प्रैक्टिकल सी बात है, हवा में, पानी के अंदर फोर्स कम लगेगा, यानी कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से फोर्स कम हुआ। अब देखिए बच्चों, जब हमने यहाँ फोर्स को लिखा तो फोर्स को क्या लिखा था, K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। बच्चों ये जो एप्सिलॉन नॉट था वो था क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। होता है क्या है बच्चों, जब मीडियम में जाते हैं तो फोर्स इस वजह से चेंज करता है क्योंकि यहां पर वो एप्सिलॉन नॉट की बजाय एप्सिलॉन हो जाता है, यानी इसको बोलते हैं, ये होता है आपको बच्चों एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इतना क्लियर गाइस, ये क्या होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। आपको कि सर ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या आ गया, इट इज the measure of resistance in generating से अच्छा बच्चों लिख देते inducing electric field inside dielectric। आपने कहा सर अब ये कौन सा वर्ड आ गया डाइलेक्ट्रिक, एक से एक दर्द आते जा रहे सर, दर्द खत्म ही नहीं हो रहे। बच्चों सारे वर्ड्स को टेंशन नॉट, पूरा इलैबोरेट करेंगे। सर ये डाइलेक्ट्रिक क्या है, अभी देखिए डाइलेक्ट्रिक थोड़ा सा आगे जाके है, बट अभी थोड़ा सा बता ही देता हूं डाइलेक्ट्रिक है क्या। ऐसे सब्सटेंस जो इंसुलेटर्स होते हैं, क्या होते हैं सर, इंसुलेटर्स। सर मतलब जो चार्जेस को फ्लो होने नहीं देते, ठीक, उनमें क्या होता है, थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी आती है कि अगर उनके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उनमें थोड़ी सी इंड्यूस होती है। आई नो अभी तक आपके ऊपर से ये सब बातें जा रही है क्योंकि ना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता ना ये सब पता, लेकिन मैं जानबूझ के आपके कान में ये सब बातें डाल रहा हूं ताकि आगे जाके आपको समझ में आएगा, अच्छा भाई ये रिलेट करवा रहे थे हमारे। ऐसे एक सारी चीजों को मैं नहीं खिलाऊंगा, बोलता जा रहा हूं। डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है बच्चों, अभी आपको डाइलेक्ट्रिक का मतलब ये बताया जाएगा, जो फोर्स हवा में लग रहा है और जो फोर्स पानी में लग रहा है उसका रेशियो है डाइलेक्ट्रिक। जो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का रेशियो है डाइलेक्ट्रिक। लेकिन डाइलेक्ट्रिक का रियल मतलब है बच्चों वो इंसुलेटर्स
चार्ज को कंडक्ट नहीं करते, लेकिन अगर उनके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे तो उनके अंदर थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने लगता है। इस बात को अपने माइंड में रखना, ठीक है बच्चों। तो आपने कहा ओके सर, ठीक। अब देखिए, तो मैंने बोला यहां पर ये जो एप्सिलॉन है वो हो जाता है k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। सर ये एप्सिलॉन क्या है? वहां पे तो एप्सिलॉन नॉट का मतलब था एक मेजर जो ये बताएगा कि कोई भी मीडियम या एयर या वैक्यूम अपने अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड्स को पास होने दे रहा है। तो सर यहाँ पर ये एप्सिलॉन क्या है? ये एप्सिलॉन का मतलब है बच्चों एक डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक का मतलब इंसुलेटर, इंसुलेटर का मतलब जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने नहीं देगा। तो ये एप्सिलॉन उस चीज की मेजरमेंट बता रहा है कि ये कितना रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर इंड्यूस ना हो। यानी एप्सिलॉन क्या बता रहा है? मेजर ऑफ द रेजिस्टेंस इन इंड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक। मतलब एक तरह का मेजरमेंट बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर इंड्यूस नहीं हो पा रही है उसमें ये कितना रेजिस्टेंस लगा रहा है। कौन? डाइलेक्ट्रिक। ओके, अब ये क्यों लगा रहा है सर, कैसे लगा रहा है, ये तो बेटा आगे अपकमिंग क्लासेस में पता चलेगा, ठीक है। तो यानी कि जो एप्सिलॉन हो जाएगा वो हो जाएगा k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों इसको उठा के अगर हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया तो ध्यान से देखिएगा, तो जो आपका f डैश होगा बच्चों, f डैश वो क्या हो जाएगा q1 q2 अपॉन 4 पाई k एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर को f लिख सकते हैं। यस और नो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? f। तो यहां से आप देखोगे f डैश हो जाएगा f अपॉन k। हाँ ना बच्चों, तो जो आपने पानी के अंदर या किसी अदर मीडियम में फोर्स लगाया वो फोर्स कम इस वजह से था क्योंकि उस फोर्स में कुछ डिवाइड हो गया था। और क्या डिवाइड हो गया था? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट की डेफिनेशन को k इज टू f अपॉन f डैश भी लिख सकते हैं। तो आपको अभी कैसे बताया जाएगा कि बेटा डाइलेक्ट्रिक का मतलब है रेशियो ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड इन द एयर टू द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड इन द मीडियम। बट आप क्या याद रखो कि डाइलेक्ट्रिक ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं जो इंसुलेटर्स होते हैं, जो चार्ज को कंडक्ट नहीं करते, लेकिन अगर उनके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे तो उनके अंदर थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज आने लग जाती है। वो क्यों नहीं करते वो तो बेटा बाद में पता चलेगा। तो फिलहाल पहले इसको नोट डाउन करिए। तो गाइस अब जैसे एज अ न्यू कवर आपके लिए ये सब चीजें बहुत थोड़ी सी टिपिकल होंगी कि सर ये एप्सिलॉन नॉट के, क्योंकि धीरे धीरे आगे जाके सीखोगे तो सर इसको रिलेट कैसे करें। तो आप ऐसे समझ सकते हो बच्चों कि एयर में फोर्स बहुत ज्यादा लगता है और मीडियम में कम लगता है। तो आप ऐसा रिलेट कर सकते हो कि मतलब फोर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और मीडियम में कम है। मतलब कि एयर में अकेले पापा बैठे हैं तो उनके गुस्से की फील्ड है बहुत ज्यादा, तो फोर्स पे आपको क्या लगेगा? ज्यादा। लेकिन मीडियम में पापा के साथ दादाजी भी है। अभी रिलेट कर सकते हो बच्चों, आपको हेल्प मिलेगी उससे। क्या? दादाजी की प्रेजेंस से पापा का गुस्से का इफेक्ट कम, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कम, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स भी क्या हो जाएगा? कम। तो बच्चों यानी कि अगर कोई मीडियम होगा तो वहां पर फोर्स जो होगा हमेशा कम लगेगा। क्या लगेगा? कम। आपको डाइलेक्ट्रिक से डिवाइड करना है। ये बच्चों रिलेट कर सकते हो, धीरे धीरे और सीखेंगे। तो नोट डाउन तो कर लिया है बच्चों। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो गाइस अब हम सीखेंगे इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। हमें बहुत प्रॉब्लम होती है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में। आई स्वेयर अगर आपने ध्यान से देखा तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी और बहुत ही अच्छे से एग्जाम्स में वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चंस आते भी हैं। तो थोड़ा सा फोकस गाइस। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमने इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन। ओके गाइस, अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से। आप खड़े थे ओरिजिन पे, मान लीजिए आपसे Q1 जो था, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं बच्चों ताकि आपको ज्यादा अच्छे से दिखे। आपसे जो Q1 था मान लेते हैं वो R1 डिस्टेंस पे, और जो Q2 है वो आपसे R2 डिस्टेंस पे है, पोजीशन वेक्टर। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस पॉइंट को हमने O माना, इसको A, इसको B। तो सबसे पहले हम ये AB क्या होगा सर? AB पोजीशन वेक्टर। तो सर ये AB कैसे निकालें? AB का मतलब क्या है? AB का मतलब है गाइस, यू आर मूविंग फ्रॉम A टू B, यानी कि आप A से B की तरफ जा रहे हो। कहां से? A से B की तरफ। अगर बच्चों आपको याद हो डिस्टेंस फॉर्मूले में हम क्या करते थे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी बाद वाले को पहले वाले से माइनस करते थे। तो अगर हमें AB वेक्टर निकालना है पोजीशन वेक्टर, तो हम R2 को R1 से, क्योंकि आप A से B गए हो, B का पोजीशन वेक्टर R2, A का R1, तो R2 माइनस R1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? R2 माइनस R1।
यस और नो बच्चों। और इसको कैसे लिख सकते हैं, R21, कैसे लिख सकते हैं, R21। इस R21 का मतलब क्या है, यू आर मूविंग फ्रॉम 1 to 2, दैट यू आर मूविंग फ्रॉम चार्ज 1 to 2, याद रखिएगा बच्चों, ठीक। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें BA, इसका मतलब यू आर मूविंग फ्रॉम B to A, यानी अब आप B से A की तरफ आ रहे हो, मूविंग फ्रॉम B to A। तो बच्चों इसको कैसे लिखेंगे, बाद वाले को पहले वाले से माइनस, यानी R1 माइनस R2। बोलो हाँ या ना बच्चों। इसको कैसे लिख सकते हैं, R12। इस 12 का मतलब क्या है, यू आर मूविंग फ्रॉम चार्ज 2 to चार्ज 1, मूविंग फ्रॉम चार्ज 2 to चार्ज 1। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, चार्ज 2 to चार्ज 1। इतना क्लियर गाइस। अब मैं अगर बोलूं कि बच्चों फाइंड F12 इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म का मतलब 12 का मतलब क्या है बच्चों, सबको पता है ना। F12 का मतलब चार्ज ऑन 1 ड्यू टू 2, मैं पहले बता चुका हूं, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, है ना बच्चों। आपने कहा ठीक है सर। तो बच्चों फोर्स का फॉर्मूला तो होता है K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये तो बच्चों हुआ इसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन की बात करें तो कैप लगाते हैं, आगे क्या लगाते हैं, कैप। और यहाँ पर जो कैप लगाएंगे, सबसे बड़ा सवाल है बच्चों यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगी। आप एक बात बताओ, यहाँ पे F12 का मतलब क्या है, मतलब कि फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2। तो बच्चों ये अपने पास बुलाएगा कि दूर भगाएगा, हम मान लेते हैं दोनों पॉजिटिव थे, तो ये अपने पास नहीं, कहां भगाएगा, दूर। यानी कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो इस पे इसकी वजह से फोर्स इस तरफ लग रहा है, यानी आप ऐसे नहीं जा रहे हो, आप ऐसे जा रहे हो, दैट यू आर मूविंग फ्रॉम B to A, यानी यू आर मूविंग फ्रॉम B to A। तो बच्चों इसके आगे क्या लिखेंगे, R12, यानी कि ऐसे। अगर नहीं समझ में आया हो तो मैं दोबारा बताता हूं। F12 का मतलब है फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, यानी इस पे कहां फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से सर इस पे फोर्स उस तरफ लगेगा। तो बच्चों यू आर मूविंग फ्रॉम B to A, और B to O अगर ये मूव करेंगे तो उसको कैसे लिख सकते, R12। ये हो गया क्या, ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गई डायरेक्शन। अब बच्चों सबको पता है कि R12 कैप कैन बी रिटन एज वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। अगर नहीं पता बच्चों तो नोट कर सकते हो, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, तो उसको वहां रिप्लेस करेंगे। अच्छा बच्चों एक चीज और, जैसे अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, किसकी बात करूं, डिस्टेंस ऑफ AB, तो चाहे मैं R2 माइनस R1 लूं, चाहे मैं R1 माइनस R2 लूं, दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। क्या होगा, सेम। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। तो हम उसको R मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, R। तो बच्चों इसको जब रिप्लेस करेंगे तो F12 जो आएगा वो आएगा K Q1 Q2। तो बच्चों R की जगह हम लोग R1 माइनस R2 को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस। तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, एंड यूनिट वेक्टर को ये रिप्लेस कर सकते हैं R12 अपॉन मॉड के अंदर R12। सिमिलरली बच्चों R12 का मतलब क्या होता है, R12 का मतलब क्या होता है बच्चों, R1 माइनस R2। तो रिप्लेस किया तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा K Q1 Q2 R1 माइनस R2 होल डिवाइडेड बाय मॉड के अंदर R1 माइनस R2 का होल क्यूब। नोट इट डाउन बच्चों, नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों अब इसको फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको पहले रब करते हैं और सारी चीजें दोबारा से आपको बताते हैं, सारी चीजें दोबारा से, ठीक, सारी चीजें दोबारा से, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए सारी चीजें दोबारा से एकदम। सो AB पोजीशन वेक्टर को क्या मतलब है, मतलब बच्चों आप कहां से कहां जा रहे हो, AB का मतलब यू आर मूविंग फ्रॉम A to B, यानी आप A से B जा रहे हो, A से B। डिस्टेंस फॉर्मूले में हम लोग बाद वाले को पहले वाले से माइनस करते हैं, तो A से B जाएंगे। तो बच्चों A का B का पोजीशन वेक्टर R2, इसका R1, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों R2 माइनस R1। और इसे कैसे लिख सकते हैं, R21। इसका मतलब R21 का मतलब यू आर मूविंग फ्रॉम चार्ज 1 टू चार्ज 2। इतना क्लियर गाइस। सिमिलरली अगर हम BA की बात करें, BA यानी ऐसे, तो बाद वाले को पहले वाले से मतलब माइनस, और BA का मतलब यू आर मूविंग फ्रॉम B to A।
बाद वाले को पहले वाले से माइनस किया, यानी हो गया R1 माइनस R2, यानी कि बच्चों R12। इसका मतलब यू आर मूविंग फ्रॉम चार्ज 2 टू चार्ज 1, यू आर मूविंग फ्रॉम चार्ज 2 टू चार्ज 1। अब आपको कैलकुलेट करना है बच्चों, अब एक चीज और बच्चों कि R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो हमने उसको क्या मान लिया, R मान लिया। ओके बच्चों, तो अब हमें निकालना था फोर्स ऑन F21, मतलब बच्चों F21 का मतलब क्या होता है साहब, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी 2 पे कितना फोर्स लगेगा F1 की वजह से। अब हमने दोनों चार्ज को पॉजिटिव माना था, तो सर मैग्नीट्यूड की बात करें तो हो जाएगा k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। डायरेक्शन की बात करें तो कैप लगेगा, लेकिन सर डायरेक्शन किधर की तरफ, तो बच्चों B A पे किधर फोर्स लगाएगा, नीचे की तरफ, यानी यू आर मूविंग फ्रॉम A टू B। व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम A टू B, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, R21, है ना बच्चों। सिमिलरली R को हम लोग क्या रिप्लेस कर सकते हैं, एंड R21 को, R21 कैन बी रिटन एज R2 माइनस R1। सिमिलरली R कैन बी रिटन एज R2 माइनस R1, तो यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे तो k q1 q2, R की जगह हमने ये रिप्लेस कर दिया मॉड R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, एंड ये R21 की जगह हमने ये R2 माइनस R1 रिप्लेस किया बच्चों, R2 माइनस R1। यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चों, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, यस और नो। तो यानी कुल मिला के कैसे लिख सकते हैं इसको, k q1 q2 R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1 मॉड के अंदर का होल क्यूब। तो बच्चों इस पूरे आर्टिकल में सबसे मेन था कि आपको सारी चीजों को कैसे देखना है। प्लीज वंस अगेन नोट इट डाउन। तो गाइस यहां तक आपने क्या सीखा कि जब हवा में चार्जेस होंगे तो उनके बीच में फोर्स ज्यादा लगेगा, और जब वो किसी मीडियम में चले जाएंगे तो फोर्स क्या लगेगा, कम, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से क्या हो जाता है, डिवाइड। तो बच्चों अब इसके आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है ना, यानी कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, वो स्ट्रॉन्गर होता है विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो बिटवीन टू चार्जेस होता है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। सो हमारा सेकंड पॉइंट होगा इलेक्ट्रिक फोर्स इज अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव। ये सारे पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए बच्चों, यही सब में आके हम थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, थोड़े लूज। कम ऑन गाइस, ये टाइम है चीजों को एनालाइज करने का, एनर्जी मोर एनर्जी। नेक्स्ट अप इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है सर वो मीडियम पे डिपेंड करता है बच्चों। जब हवा में था, जब पानी में था तो डिपेंड कर रहा था, फोर्स चेंज कर रहा था, बट ग्रेविटेशनल मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। कम ऑन गाइस, एकदम फील अप फिजिक्स। नेक्स्ट आप इलेक्ट्रिक फोर्स बच्चों एक्शन रिएक्शन पेयर है, मतलब जितना आप उस पे लगाओगे उतना वो आप पे लगेगा। तो ये सब कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन। तो गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब हम करेंगे थोड़ा टॉपिक पे डिस्कशन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सर ये क्या है? अब मैं बोलूं बच्चों एक चार्ज रखा है और उसके अराउंड बहुत ढेर सारे चार्जेस हैं, तो वो ढेर सारे चार्जेस उस पर्टिकुलर चार्ज पे फोर्स लगाएंगे कि नहीं? तो उस पे जो नेट फोर्स लगेगा वो सबका वेक्टर सम होगा। अब देखिए बच्चों सामने फॉर एग्जांपल यहाँ पर Q1 चार्ज रखा था, इसके अराउंड Q2 Q3 Q4 ऐसे डॉट 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 ढेर सारे चार्जेस रखे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से। मान लिया हमने ये दोनों प्लस है, तो ये इस पे इस तरह फोर्स लगाएगा। इसको लिखेंगे कैसे गाइस? F12। सर 12 क्यों मतलब क्या है? 12 का मतलब गाइस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यस और नो। इसको जोड़ दिया ऐसे। अब बच्चों इसकी जो पोजीशन वेक्टर है, इसकी जो यूनिट कैप है, यानी कि ये डायरेक्शन, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैंने सिखाया था। इसे कैसे लिखेंगे बच्चों? 1 2। इसका मतलब है यू आर मूविंग फ्रॉम चार्ज 2 टू चार्ज 1, मूविंग फ्रॉम 2 to 1, है ना बच्चों? आपकी जो फोर्स की डायरेक्शन वो उस तरफ है, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन 2 से 1 की तरफ, है ना? सिमिलरली बच्चों अगर 3 की बात करें तो ये भी फोर्स उस तरफ लगाएगा, बिल्कुल सही बात, ठीक। तो इसे कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे F13, मतलब फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 3, है ना बच्चों? अब इसके डायरेक्शन को कैसे डिटरमाइन करेंगे? R13। इसका मतलब यू आर मूविंग फ्रॉम चार्ज 3 टू चार्ज 1। बच्चों फोर्स के डायरेक्शन देखो तो उस तरफ है, यानी यू आर मूविंग फ्रॉम चार्ज 3 टू चार्ज 1, यस और नो गाइस?
इसकी बात करें बच्चों तो ये भी पॉजिटिव, तो ये भी फोर्स उस तरफ लगाएगा। इसको लिखेंगे कैसे, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 4, है ना बच्चों। और इसकी डायरेक्शन को कैसे डिटरमाइन करेंगे, R14। इसका मतलब यू फोर्स की डायरेक्शन किधर है बच्चों, आप इधर से इधर जा रहे हो, यानी यू आर मूविंग फ्रॉम चार्ज 4 टू चार्ज 1, यू आर मूविंग फ्रॉम चार्ज 4 टू चार्ज 1। तो सबका वेक्टर सम को बच्चों, इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स विल बी सबका वेक्टर सम। मान लीजिए n है तो बच्चों n तक, यस और नो। अब F1 को लिखेंगे कैसे सर, कि Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस को हमने मान लिया बच्चों R12, तो क्या हो जाएगा R12 का स्क्वायर। और बच्चों डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन तो डायरेक्शन कितनी है हमने पहले ही डिटरमाइन कर लिया, R12 का कैप। फिर बच्चों F2 वेक्टर की बात करें तो Q1 Q2, डिस्टेंस की बात करें तो R13 का स्क्वायर, और डायरेक्शन की बात करें तो R13 का कैप। डॉट 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 बच्चों सिमिलरली आप यहाँ से k कॉमन यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकते हो, तो क्या आएगा Q1 Q2 भी एज वेल एज कॉमन ले सकते हैं आप, Q1 Q2। तो ये क्या आएगा बच्चों, R12 का कैप अपॉन R12 का स्क्वायर प्लस R13 कैप R13 का स्क्वायर, डॉट 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 मान लीजिए लास्ट वाला होगा R1n का कैप अपॉन R1n का स्क्वायर। नोट इट डाउन बच्चों, नोट इट डाउन। हरी आप बच्चों, हरी आप, जल्दी जल्दी जल्दी, एकदम इजीली लिखना है बच्चों। आपको बस ये देखना है व्हाट डू यू मीन बाय F12 मींस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और डायरेक्शन कैसे लिखना है, 1 2 का मतलब यू आर मूविंग फ्रॉम 2 टू चार्ज 1। डायरेक्शन हमेशा डिटरमाइन होनी चाहिए बच्चों, डायरेक्शन। अब जैसे हमने बोला बच्चों, जैसे बोला, अब सपोज करिए एक चार्ज रखा हुआ है, एक सिंपल सा एक चार्ज ऐसे, ठीक, इस पे दोनों फोर्स इस तरफ लग रहे हैं, F1 भी और F2 भी, दोनों इस तरफ। तो बच्चों F नेट आपका क्या हो जाएगा, सिंपली F1 प्लस F2। मान लीजिए एक चार्ज रखा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो बच्चों जो F नेट हो जाएगा आपका, F नेट वो क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2 इन अकॉर्डिंगली जो बड़ा होगा या छोटा होगा। अब बच्चों एक Q चार्ज रखा है, उसपे फोर्स एक इस तरफ लग रहा है, एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स कहां जाएगा बच्चों, बीच में। पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन याद होगा आपको, तो जो F नेट जाएगा बच्चों वो कहां जाएगा, बीच में। और अगर इन दोनों के बीच में एंगल थीटा हुआ तो इसका जो नेट रिजल्टेंट फोर्स आएगा बच्चों कहां आएगा, रूट के अंदर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2। मैं नीचे लिख देता हूं ध्यान से बच्चों, F नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, where थीटा is angle between F1 and F2। yes or no बच्चों, ठीक। अच्छा अब ये जो F net रिजल्टेंट F net है, मैं इसको यहाँ बना दूं जरा अलग से, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से। मान लीजिए ये F1 ऐसे था, F2 ऐसे था, और जो F net था वो बीच में ऐसे था, और जो F net ये एंगल बना रहा है, इसको भी वैल्यू कभी कभी आपसे पूछ सकता है। तो ये जो होता है tan अल्फा इज इक्वल्स टू होता है F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा, where थीटा is the angle between F1 and F2। note it down बच्चों। तो गाइस हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। इससे बोर्ड्स में और मेंस में भी कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान देने का टाइम आ चुका है। ओके गाइस, तो फोकस थोड़ा ज्यादा, क्योंकि अब न्यूमेरिकल पार्ट यहां से स्टार्ट होगा। सो व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस बच्चों? फॉर एग्जांपल यहां पर कोई Q1 चार्ज रखा है, यहां पर कोई Q2 चार्ज रखा है r डिस्टेंस दूरी पे। आप यहां पर कोई थर्ड चार्ज लाना चाहते हो Q, आपसे क्वेश्चन में इस थर्ड चार्ज की पोजीशन और मैग्नीट्यूड पूछेगा। क्या पूछेगा? व्हाट शुड बी द पोजीशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज Q so that the system remains in equilibrium, so that system remains in equilibrium। इक्विलिब्रियम का मतलब बच्चों ये है कि सब पे लगने वाले नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो। भाई फोर्स तो लगेगा, इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, इस पे ये लगाएगा, ये लगाएगा, इस पे ये लगाएगा, ये लगाएगा, सब एक दूसरे पे फोर्स तो लगाएंगे,
इक्विलिब्रियम का मतलब है वो जाके स्टेबल हो गया, यानी अपनी जगह से बिल्कुल भी टस से मस नहीं, वहीं रुके हैं। ये तभी पॉसिबल है बच्चों जब उसमें नेट लगने वाला नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाए, 0। ठीक, तो बच्चों कुछ बातें आप हमेशा याद रखिएगा जो आपकी थोड़ी थोड़ी हेल्प कर सकती हैं। क्या सर, कि अगर ये दोनों सेम मैग्नेट मतलब सेम, अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव है यानी दोनों का चार्ज सेम है, तो जो थर्ड चार्ज आएगा ना वो पक्की बात है कि बीच में आएगा। यानी कि इफ साइन ऑफ बोथ चार्जेस इनिशियल जो पहले चार्जेस रखे हुए थे, इफ साइन ऑफ बोथ चार्जेस इनिशियली kept is same, then third charge, जो तीसरा चार्ज है, third charge should be placed in between। कहां पे प्लेस होना चाहिए, in between। जो थर्ड चार्ज होना चाहिए वो कहां पे प्लेस होना चाहिए, बीच में। बच्चों अभी सब समझाएंगे, टेंशन नॉट, लेट मी पहले लिख लूं मैं इसको, ठीक। और इसका जो साइन होगा वो इनके क्या होगा, अपोजिट। साइन ऑफ Q मस्ट बी अपोजिट टू दैट ऑफ Q1 एंड Q2। गाइस देखिए, इसको करने का मैं थ्योरेटिकल मेथड भी बताऊंगा, सामने बोर्ड पे करूंगा, प्लस डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताऊंगा। तो जो एस्पिरेंट्स है वो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बाकी जिनको बोर्ड्स के एग्जाम नेक्स्ट ईयर देने होंगे वो डायरेक्टली एक करके स्टेप्स को कैसे करना है बोर्ड्स में भी काफी बार आता है। ठीक, तो देखिए बच्चों, अब प्रैक्टिकल सी बात है, अगर इन दोनों में प्लस प्लस है, क्या है, प्लस प्लस, तो इस थर्ड चार्ज को माइनस ही होना पड़ेगा अगर आप चाहते हो ये इक्विलिब्रियम हो। अरे प्रैक्टिकल सी बात सोचो, ये भी प्लस और बीच वाला भी प्लस, तो क्या कभी ये कभी इक्विलिब्रियम में आ सकता है? ये दोनों एक दूसरे को पुश मार के अवे कर देंगे, क्या इक्विलिब्रियम में आ सकता है? नो। अगर ये माइनस हुआ तब ये हो सकता है कि ये इसको उधर रिपेल करे, ये इसको इधर अट्रैक्ट करे तो ये स्टेबल हो जाए, ये इसको इधर खींचे, ये इसको इधर खींचे, ये बीच में रह जाए, ये इसको इधर रिपेल करे, ये इसको खींचे, स्टेशनरी हो जाए। मैं दोबारा बताता हूं बच्चों, मैंने ये बोला अगर ये दोनों प्लस है, बीच वाला माइनस है, तब केस में ये इक्विलिब्रियम में आ सकता है, क्योंकि इसको ये अपने पास बुलाएगा, देखिए ये इसको अपने पास बुलाएगा, ये इसको अपने पास बुलाएगा, ये कहां रह जाएगा, बीच में, यानी इक्विलिब्रियम में। तो यहां से क्या सीखा सर, अगर दोनों चार्ज के साइन सेम है तो बीच वाला उसके अपोजिट होगा। अब किसी बच्चे के मन में डाउट, सर मान लीजिए अलग अलग हुआ तो वो भी क्वेश्चन कराएंगे। अगर अलग अलग हुआ तो जो आपका चार्ज होगा वो हमेशा उस चार्ज के बगल में रखा जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है, यानी कि कम है। अब उसका साइन क्या होगा वो तो मैं क्वेश्चन में ही आपको बताऊंगा, ठीक। अब लेकिन देखिए इधर, और दूसरी बात क्या सीखी बच्चों, इफ साइन ऑफ बोथ चार्ज सेम, अगर दोनों प्लस प्लस है या माइनस माइनस है तो थर्ड चार्ज कहां आएगा, बीच में। लेकिन अगर साइन अलग अलग है तो चार्ज कहां पर आएगा, छोटे वाले चार्ज के बगल में। क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा प्रैक्टिकली बच्चों समझ में आएगा। इसको नोट करिए, नोट इट डाउन बच्चों, नोट इट डाउन, हरी आप वीडियो पॉज करके। तो मैं क्वेश्चन कराता हूं आपको, क्वेश्चन एक कराते हैं। तो देखिए बच्चों, आप देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने 2 माइक्रोकूलम का चार्ज यहाँ पे लिया, प्लस 2 माइक्रोकूलम का चार्ज यहाँ पर लिया, एक थर्ड चार्ज ला के रखा बीच में, इसकी बीच की डिस्टेंस थी 4 सेंटीमीटर। तो आपको दो चीजें बतानी थी, फर्स्ट इज पोजीशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ Q फॉर द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, यानी आप चाहते हो कि सिस्टम किस में रहे, फॉर द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, फॉर द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम। ओके बच्चों, मैं बोल रहा हूं, आप लोग नोट डाउन करते रहो, ठीक है, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा, मैं ज्यादा लिखूंगा तो आई थिंक, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब इसके बाद देखिए, अब आपको करना कैसे है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बच्चों। मेरी बात सुनिए, आपको दो चीजें चाहिए, पोजीशन और मैग्नीट्यूड। अगर मैं किसी इंसान से पूछूं वो कौन सी पोस्ट पे है तो क्या वो बताएगा, बिल्कुल बताएगा, मैं इस पोस्ट पे हूं, मैं उस पोस्ट पे हूं। लेकिन अगर मैं पूछूं उसका मैग्नीट्यूड यानी उसके अकाउंट में बैलेंस कितना, वो कभी बताएगा नहीं सर। तो यहां से बच्चों आपने ये सीखा कि कभी भी आपको किसी का भी पोजीशन जानना हो तो उस पे लगने वाले नेट फोर्सेस को बैलेंस कर दो। आई अगेन रिपीट, अगर इसकी पोजीशन जाननी है तो इस पे लगने वाले नेट फोर्सेस को आप बैलेंस कर दें। फॉर एग्जांपल, अच्छा आपने कहा सर ये प्लस है कि माइनस, ये कैसे हम सोचेंगे, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अगर ये दोनों प्लस प्लस है तो बीच वाला कौन होगा, माइनस। तो बच्चों देखिए, मैं क्वेश्चन हटा रहा हूं, तो यहां से देखिएगा ध्यान से, यहां पे प्लस 2 माइक्रोकूलम, ये प्लस 2 माइक्रोकूलम, बीच में माइनस Q चार्ज। हमने मान लिया यहां से इसकी डिस्टेंस x थी, तो यहां से कितनी हो जाएगी बच्चों, 4 - x।
अगर आपको पोजीशन निकालनी है बच्चों तो इस पे लगने वाले नेट फोर्सेस को बैलेंस करना है। इस पे लगने वाले नेट फोर्स, ये भाई साहब इसको इधर खींचेंगे यानी एक फोर्स इधर लग रहा होगा, ये भाई साहब उधर खींचेंगे यानी इधर लग रहा होगा। F1 को बच्चों F2 के बराबर कर दो अगर आप चाहते हो। ये किसमें है? इक्विलिब्रियम में। F1 क्या है बच्चों? इन दोनों के बीच का फोर्स Q1 into Q2। बच्चों माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻⁶ अपॉन डिस्टेंस x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां पर इन दोनों के बीच का फोर्स Q1 into Q2 अपॉन 4⁻⁶ का होल स्क्वायर। बच्चों Q 2 10⁻⁻⁶ 10⁻⁻⁶ कट गया, ये इधर वो उधर, यानी 4⁻⁶ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। पूरे में अंडर रूट ले लिया तो 4⁻⁶ इज इक्वल टू x, तो 4 इज इक्वल टू 2x। यहां से x की वैल्यू कितनी है? 2 सेंटीमीटर। यानी सर एकदम इसको बीचों बीच में रख दीजिए अगर आप चाहते हैं इक्विलिब्रियम में। पहले बच्चों इसको इतना नोट करिए, फिर हम इसका मैग्नीट्यूड बताते हैं आपको। तो गाइस हमने पोजीशन निकाल ली इसकी कि सर 2 सेंटीमीटर दूर रहेगा यहां से। अब व्हाट अबाउट द मैग्नीट्यूड? तो बच्चों कोई अपना मैग्नीट्यूड कभी नहीं बताता। सामने वाले पड़ोसी के पास कितना बैलेंस है ये सिर्फ पड़ोसी बता सकता है। मतलब सर इसका मैग्नीट्यूड ये कभी नहीं बताएगा, इसके अड़ोसी पड़ोसी बताएंगे। मतलब सर आपको अगर इसका मैग्नीट्यूड जानना है तो इसके अदर देन दिस किसी भी चार्ज पे लगने वाले नेट फोर्स को बैलेंस कर दो। चलिए इस पे बैलेंस करते हैं। हमें पता है सर ये माइनस है तो ये इस पे इस तरफ फोर्स लगाएगा, ये सुनो बच्चों F1 डैश मान लिया, और प्लस वाला इस पे इस तरफ लगाएगा तो इसको मान लिया F2 डैश। तो बच्चों टू बी इन इक्विलिब्रियम F1 डैश को F2 डैश के बराबर। अगेन मैं रिपीट करता हूं बच्चों, अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसके अलावा किसी भी चार्ज पे लगने वाले नेट फोर्स को बैलेंस कर दीजिए। तो इस पे ये फोर्स लगा रहा था इस तरफ, इस पे ये फोर्स लगा रहा था इस तरफ, तो हमने बराबर किया। F1 डैश बच्चों इनके बीच का फोर्स यानी के F1 डैश हमने जो लिया है बच्चों इनके यानी के Q into 2 माइक्रोकूलम 10⁻⁻⁶ अपॉन डिस्टेंस कितना बच्चों 2 मीटर में कन्वर्ट करने के लिए -2 का होल स्क्वायर। F2 डैश बच्चों इनके यानी K into 2 माइक्रोकूलम -6 2 माइक्रोकूलम -6 अपॉन डिस्टेंस कितनी थी बच्चों ये 4 सेंटीमीटर, तो 4 into 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर मीटर में हमने क्या किया कन्वर्ट। अब बच्चों K से K कटा, 2 से 2 कटा, 10⁻⁻⁶ 10⁻⁻6 कट गया। ओके बच्चों, तो यहाँ से जो Q की वैल्यू आएगी अपनी ये उधर जाएगा यानी 2 into 10⁻⁻6 इंटू ये उधर गया तो 2 into 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4 into 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे बच्चों 2 का स्क्वायर 4 4 2 8 10⁻⁻6 into 10⁻⁻2 का -2 into 2 4 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 into 10⁻⁴। ये और ये कट गया बच्चों, ये कटेगा 2 1/2 यानी कि आएगा 0.5 into 10⁻⁻6 मीटर। ओके गाइस, तो इस तरह से निकालते हैं पोजीशन एंड मैग्नीट्यूड। पोजीशन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, उसी पे लगने वाले फोर्स पे जिसकी पोजीशन निकालनी है उसी पे लगने वाले नेट फोर्सेस को बैलेंस। एंड फॉर मैग्नीट्यूड अदर देन दिस चार्ज किसी पे भी लगने वाले नेट फोर्सेस को बैलेंस कर दो, आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। नोट इट डाउन बच्चों, और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। पॉज करके नोट डाउन करिए इसको। अब जैसे बच्चों मान लीजिए ऐसे क्वेश्चंस हमें करना हुआ, मान लीजिए ये क्वेश्चन आया हमारा कि मान लीजिए ये एक स्क्वायर है, इसके चारों तरफ Q चार्ज है, सेंटर में कैपिटल Q चार्ज रखा। आपसे बोला ज्योमेट्रिकल सेंटर में, यस और नो बच्चों, क्या ज्योमेट्रिकल सेंटर में। ओके बच्चों, इससे पहले मैं आपको जो आपको फॉर्मूला बोल रहा था फॉर्मूला बता दूं बच्चों। तो इसका जो फॉर्मूला होगा आपको याद रखना होगा, जो मैंने पोजीशन, अच्छा रुकिए अभी मैं फॉर्मूला बता दूं, पहले इसको कंप्लीट कर ले, इसके एंड में फॉर्मूला बताते हैं। ओके बच्चों, तो देखिए हमें निकालना है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, कि अगर इसको एकदम बीचों बीच में लाके हमने रख दिया। अच्छा सर, तो बच्चों अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो इसके अदर देन दिस किसी पे भी लगने वाले नेट फोर्सेस को बैलेंस कर दीजिए। चलिए इसको बैलेंस करते हैं। तो इस पे ये फोर्स इस तरफ, ये फोर्स इस तरफ, और ये वाला भाई साहब फोर्स अवे, तीनों पॉजिटिव है, प्लस प्लस प्लस, तो तीनों को हमने अवे कर दिया। तो बच्चों इस पे 3 फोर्स तो पहली बात ऐसे लग रहे हैं। अगर आप चाहते हो ये इक्विलिब्रियम पे रहे तो पहली बात इसको क्या होना पड़ेगा माइनस, ये मैं आपको पीछे बता चुका हूं। तो माइनस है तो इसकी वजह से फोर्स इस तरफ। तो बच्चों अगर आप ध्यान दो F1 और F2 का भी रिजल्टेंट बीच में ही जाएगा। कैसे सर, मैं देख लीजिए यहां से F1 इधर F2 इधर, ठीक बच्चों, तो जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो कहां आएगा बीच में। और बच्चों F1 और F2 का जो मैग्नीट्यूड है वो भी बराबर है। क्यों सर, दोनों के जब चार्जेस इक्वल Q1 Q2, डिस्टेंस इक्वल, डिस्टेंस को हमने a मान लिया तो यानी कि मैग्नीट्यूड भी क्या होगा इक्वल। तो F1 और F2 को हमने FF मान लिया तो नेट रिजल्टेंट कहां जाएगा बीचों बीच में। कैसे सर,
एफ नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2ff cos 90। cos 90 बच्चों 0, तो ये बच्चों कितना हो गया 2f स्क्वायर यानी कि f रूट 2, यानी f1 और f2 का रिजल्टेंट क्या है सर f रूट 2। यस और नो गाइस? तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है उसके लिए f4 मस्ट बी इक्वल टू f रूट 2 प्लस f3, जहां पर f4 इसके बीच का फोर्स है, f3 इसके बीच का फोर्स है, और जो f है वो इसके या इसके बीच का फोर्स है। तो f4 बच्चों f4 जो हमने माना है वो इसके और इसके बीच का है, तो क्या फोर्स होगा k q1 इंटू q2। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों? अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाए ये a तो ये बच्चों कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा बच्चों रूट 2a। तो ये पॉइंट से q से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी हाफ, यानी रूट 2a बाय 2, यानी कि रूट 2a बाय 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू f बच्चों इसके बीच का फोर्स है, यानी k q1 इंटू q2 अपॉन डिस्टेंस है a का स्क्वायर रूट 2, और जो f3 है बच्चों वो इसके और इसके बीच का है, यानी कि k q1 इंटू q2 अपॉन डिस्टेंस कितनी है बच्चों, ये पूरी डिस्टेंस अंडर रूट 2a का होल स्क्वायर। तो बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा k अपॉन नीचे से a स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो आया रूट 2 का स्क्वायर करेंगे बच्चों 2 बाय 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू k स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर हमने इसमें से कॉमन ले लिया तो ये बचेगा रूट 2 प्लस 1 बाय 2। बच्चों k से k कटा, q से q कटा, तो यहाँ से बच्चों ये 2 से 2 कटा, a स्क्वायर कटा, तो यहाँ से q की जो वैल्यू है ये 2 उधर जाएगा, हो जाएगा 2। बच्चों ध्यान से देखिएगा ये 2 पहले ऊपर आएगा, ये 2 इधर आया तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 1 बाय 2। सॉल्व करेंगे बच्चों तो q की जो वैल्यू है ये 2 नीचे और एलसीएम लेंगे तो 2 रूट 2 प्लस 1 बाय 2, तो अब फिर ये 2 नीचे तो यानी q की वैल्यू है ये 2 रूट 2 प्लस 1 बाय 4। और बच्चों साइन की बात करें तो आप सबको पता है कि क्या है माइनस, तो बेसिकली जो नेट q आएगा मतलब वो आएगा माइनस 2 रूट 2 प्लस 1 बाय 4। पहले बच्चों इसको नोट करिए। सॉल्विंग में बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सॉल्विंग में बस के क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नोट इट डाउन। तो बच्चों अभी हमने एक स्क्वायर लिया और उसके बीच में एक क्यू चार्ज का पोजीशन और मैग्नीट्यूड जान लिया, ठीक है। पोजीशन तो हमें पता था, मैग्नीट्यूड आ गया। अब बच्चों ये जो फॉर्मूले के बारे में बात कर रहा था, अगर दो क्यू चार्जेस कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं तो डायरेक्ट पोजीशन और चार्ज निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला आप इसको यूज करके डायरेक्टली यूज कर सकते हो बच्चों, बट मैं आपको प्रेफर करूंगा कि थियोरेटिकली करिए। हाँ, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों तो इसको डायरेक्टली यूज करके Q1 Q2 की वैल्यू डायरेक्टली उठा के निकाल सकते हो बच्चों। तो इसमें किसी भी तरह का कोई चांस नहीं, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। Q1 Q2 चार्जेस है, R बीच की डिस्टेंस है। सिमिलरली ये अब दोनों चार्ज अगर प्लस है तो माइनस लेना, दोनों माइनस होंगे तो प्लस लेना, ठीक बच्चों। ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। अब आते हैं बच्चों एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन में, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उनके एंड वर्टिसेस पे Q चार्ज रखा और इसके एकदम बीचों बीच यानी जिसको ज्योमेट्रिकल पॉइंट सेंटर बोलते हैं वहां पर आपने Q चार्ज रखा, उसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक बच्चों। तो आपने कहा सर हमें पता है मैग्नीट्यूड निकालना है, तो वो कभी नहीं बताएगा उसके अलावा कोई भी चार्ज पे लगने वाले नेट रिजल्टेंट फोर्स को बैलेंस कर दो। जैसे मान लीजिए इसको करते हैं, तो बच्चों ध्यान से इस पे ये फोर्स लगाएगा इस तरफ, हमने नाम दे दिया F1, ये फोर्स लगाएगा इस पे उस तरफ, नाम दे दिया F2। डिस्टेंस डिफाइन कर ली A और A। बच्चों अगर चार्ज इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है, तो F1 और F2 भी क्या हो जाएंगे लगभग सेम, क्योंकि F1 और F2 भी क्या हो जाएंगे सेम, F मान लेते हैं। तो बच्चों इन दोनों का रिजल्टेंट कहां जाएगा, बीच में। और अगर तीनों प्लस है तो इसको क्या होना पड़ेगा, माइनस टू बी इन इक्विलिब्रियम। अरे प्रैक्टिकली सोचो यार, माइनस हो, अगर ये दोनों इसको उधर ढकेल रहे हैं, ये इक्विलिब्रियम में तभी रुकेगा ना जब ये माइनस इसको अपने पास बुलाएगा, हाँ या ना, ठीक। तो बच्चों इसकी वजह से इस पे फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ। तो अगर ये सिस्टम टू दिस सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम बच्चों, F3 को इन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर होना पड़ेगा। F3 must be equal to resultant of F1 and F2, तभी तो ये यहाँ पर रुका रहेगा इक्विलिब्रियम में। अब सर एक बात बताइए कि यहाँ पर हमें F1 और F2 का रिजल्टेंट कैसे मिलेगा। बच्चों मैं इसको थोड़ा इधर लिख देता हूँ, आई थिंक दिख नहीं रहा हो तो। F3 must be equal to resultant of F1 and F2।
सर F1 और F2 का रिजल्टेंट किधर होगा? बीच में बच्चों निकाल लेते हैं। तो F जो होगा बीच में क्या होगा? रूट के अंदर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2, बीच में एंगल जितना, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60, ये भी कितना हो जाएगा बच्चों? 60 cos 60। तो बच्चों कितना हो जाएगा? ये F1 F2 को सेम माना, F है क्योंकि चार्ज भी सेम, डिस्टेंस भी सेम, तो F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 60, यानी ये हो गया 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 60 1/2, यानी कि अंडर रूट 3F स्क्वायर, यानी आया F रूट 3। यानी कि बच्चों जो F3 हो दैट मस्ट बी इक्वल टू F रूट 3। बोलो हाँ या ना बच्चों? आपने कहा यस सर। F क्या है बच्चों? इसके या इसके बीच का फोर्स, और F3 क्या है? इसके और इसके बीच का फोर्स। तो F जो है बच्चों इसके और इसके, यानी कि K Q इंटू Q अपॉन डिस्टेंस A का स्क्वायर। जो F3 है बच्चों, F3 वो है इसके और इसके बीच का फोर्स। तो आपने कहा सर K Q इंटू Q, डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस बच्चों, लेकिन ये डिस्टेंस कैसे आएगी? सबसे बड़ा बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि सर इसके और इसके बीच की ये डिस्टेंस कैसे आएगी। तो बच्चों एकदम रिलैक्स, एक काम करो, ये ट्रायंगल बना लो आप, ये Q चार्ज यहाँ रखा है, स्मॉल q ये रखा है, आपको ये डिस्टेंस चाहिए। अब एक बात बताओ बच्चों, ये पूरी लेंथ कितनी है? a। आपने यहाँ से ड्रॉप किया ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को मैंने अलग से नीचे बना लिया। ये बेस कितना होगा? ये पूरा a था तो ये कितना हो जाएगा? इसका आधा, यानी कितना हो जाएगा? a/2। बच्चों ये पूरा एंगल 60 था तो ये आधा एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। तो ये कितना होगा? cos 30 इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा बच्चों? a/2 cos 30, यानी a/2 इंटू रूट 3/2, 2 से 2 कटा यानी a/√3। यानी बच्चों ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? a/√3। कोई डाउट तो नहीं? अब a/√3 को उठा के आपने यहाँ रख दिया, a/√3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, k कटेगा, q कटेगा, तो यहाँ से कैपिटल Q की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी q√3 इंटू a/√3 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। यानी कि बच्चों यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा q√3 a स्क्वायर, √3 का स्क्वायर नीचे 3 a स्क्वायर कटा। बच्चों इसको फैक्टर रैशनलाइज किया तो √3 से डिवाइड और √3 से मल्टीप्लाई, तो ये बच्चों हो गया आपका 3q/3√3। यानी ये कटेगा तो कैपिटल Q की वैल्यू है कि q/√3, और आपको पता है कि बच्चों साइन क्या लेना है? नेगेटिव, यानी ये इसका आंसर होगा -q/√3। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे इसको डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड बॉडीज, सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो भी है वो सारे आर्टिकल नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो इतना अपलोड कर लीजिए, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज अपने फ्रेंड्स से इसको शेयर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। ओके बच्चों, नोट इट डाउन।